मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी, मेडिकल विशेषज्ञ। आज बात करेंगे फीकल इनकॉन्टिनेंस के बारे में। फीकल इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी अवस्था है जिसमें मरीजों का मल का उत्सर्जन अपने आप हो जाता है, पॉटी अपने आप छूट जाती है, उनका कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसी अवस्था बच्चों में आ सकती है, बुजुर्गों में आ सकती है, कुछ पार्किंसन डिसीज़ के मरीजों में आ सकती है, डिलीवरी के समय, डिलीवरी के बाद में महिलाओं में आ सकती है, डिमेंशिया की परिस्थितियों में आ सकती है। कई बार कुछ एनल इंजरी में ट्रामा हो, एनल के पास या रेक्टम में इंजरी हो जाने से ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। ये एक कॉमन समस्या है और कष्टदायी है, इसलिए लोगों को इसके बारे में कुछ टिप्स का जानना ज़रूरी है। इसी में चर्चा करें। यदि इसके कारणों की बात करें तो कुछ कारण जेनेटिक हो सकते हैं, जैसे जन्मजात मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे, उनमें ये इशू हो सकता है। मेंटल डेवलपमेंट कम हो, डाउन सिंड्रोम के बच्चे, उनमें ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। कार्डा इक्वाइना सिंड्रोम, जिसका स्पाइनल कार्ड का डेवलपमेंट कमज़ोर हो या पेल्विक मसल्स कमज़ोर हों, ऐसे केसेस में इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कुछ न्यूरोलॉजिकल काजेज में डिमेंशिया जन्मजात भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। फिर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे पार्किंसोनिज्म और दूसरे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जिसमें डिमेंशिया हो सकता है। उसके अलावा इन्फेक्शियस डिसीज़, पोस्ट मेनिंजाइटिस, पोस्ट इंट्रोलेटिक, हेड इंजरी, देन स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ब्रेन ट्यूमर्स एक्सेट्रा। देन some kind of spinal cord trauma to spinal cord हो, नर्व इंजरी हो जाए, पेल्विक फ्लोर की मसल्स डैमेज हो जाए, ट्रामा टू एनल कैनाल, ट्रामा टू पेल्विक मसल्स, पोस्ट डिलीवरी स्टिचिंग, देन डैमेज टू एनल स्फिंक्टर, ये डिफरेंट काजेज हैं। कुछ फिर एंजाइटी, न्यूरोसिस, स्ट्रेस, ये भी कारण रहते हैं जिसमें ऐसा संभव है। ये डिफरेंट काजेज रहते हैं और कई बार पर्टिकुलरली एडल्ट एज में और यंग एज में इनके केयर टेकर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि ये कभी भी फीकल मैटर पास हो जाते हैं और वो कंट्रोल नहीं रहता उस व्यक्ति को। उसको खुद को भी हेजिटेंसी लगती है, शाइनेस फील होती है और घर के लोग भी परेशान रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना आवश्यक है। कुछ इसमें कैसे बचाव करें, क्या उपचार किया जा सकता है, उस पर विचार करेंगे अभी कुछ स्लाइड्स में। इसके बारे में चर्चा करेंगे। फीकल इनकॉन्टिनेंस को इनकोप्रेसिस भी बोलते हैं। फीकल इनकॉन्टिनेंस और स्वेलिंग, इसमें देखें तो जो हेल्दी बावल रहती है इसमें एनल स्फिंक्टर टाइट रहता है और स्टूल फॉर्म रहता है, वेल फॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है, और जो कोलन है नॉर्मल साइज़ का रहता है। जबकि इनकोप्रेसिस में या फीकल इनकॉन्टिनेंस में एनल स्फिंक्टर लूज हो जाता है और लूज और सॉफ्ट स्टूल, एक हार्ड स्टूल भी रहता है और लूज स्टूल रहता है। हार्ड स्टूल ऊपर की तरफ पुल्ड अप हो जाता है और लूज स्टूल इधर से लीक करता रहता है। और जो कोलन है, ये लार्ज कोलन या सिग्मॉइड कोलन, ये डायलेटेड हो जाती है। इस स्लाइड में समराइज किया गया है फीकल इनकॉन्टिनेंस को। इट इज़ एबिलिटी टू कंट्रोल बावल, इनएबिलिटी टू कंट्रोल बावल मूवमेंट्स। इसमें एजिंग फैक्टर रहता है, यंग एज, ओल्ड एज में हो सकता है, डिमेंशिया काज हो सकता है, स्ट्रेस और फियर में ज़्यादा होता है,
फिर फिजिकल का ये ट्रॉमा एनल कैनाल हो जाए, नर्व डैमेज हो जाए, उसमें हो सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर डाइट, फाइबर रिच डाइट, कीगल एक्सरसाइजेज, शेड्यूल्ड टॉयलेटिंग एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस फॉर लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेटिंग ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से एक ब्रीफ फीकल इनकॉन्टिनेंस के बारे में बताया गया है स्लाइड्स में। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी और आगे बताते हैं। ये पेल्विक फ्लोर का डायग्राम है, जहाँ पर इसके पॉसिबल कॉजेज़ के बारे में दिया गया है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, इससे भी एनल स्फिंक्टर लूज हो जाता है और फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। देन रिड्यूस्ड रेक्टल कैपेसिटी, किसी वजह से रेक्टल कैपेसिटी कम हो जाए। देन पेल्विक फ्लोर डैमेज, यहाँ ट्रॉमा हो जाए, चोट लग जाए। देन नर्व डैमेज, किसी वजह से फुडंडल नर्व डैमेज हो जाए। देन स्फिंक्टर का डैमेज हो जाए और प्रोलैप्स्ड रेक्टम। इस स्लाइड में कुछ कंजर्वेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। सम कॉन्स्टिपेटिंग ड्रग्स, इनसे उसमें कंट्रोल किया जा सकता है। डाइटरी एडवाइस में फाइबर रिच डाइट, इसबगोल, इसका प्रयोग। रेक्टम को एम्प्टी रखें, प्लांट डिफिकेशन होता रहे, तो इससे इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। और लास्टली फिजियोथेरेपी और इलेक्ट्रिकल थेरेपी के जरिए इसमें निदान पाया जा सकता है, इससे बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ड्रग्स में कॉन्स्टिपेटिंग ड्रग्स जो रहती है वो इसमें इफ़ेक्टिव रहती हैं, जैसे लोप्रामाइड, आइमोडियम कैप्सूल, डाइफिनॉक्सिलेट एंड एट्रोपिन जैसे लोमोटिल टैबलेट्स, या बिस्मथ सबसेलेट, या रिकोड्रॉक्सिल, ये टैबलेट्स इसमें प्रभावी हो सकती हैं। इनके कम डोज से इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। कुछ फाइबर सप्लीमेंट्स या बल्किंग एजेंट्स, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स कंटेनिंग सीलियम या ईसबगोल हस्क, मिथाइल सैलिसिलोज, इन सब के जो इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं ये बल्किंग एजेंट्स के रूप में काम करते हैं और मोशन को क्लियर लाने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स लाइक पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, ये भी कुछ बेनिफिशियल हो सकता है और मोशन को क्लियरली ला सकता है। कुछ और ड्रग्स हैं जैसे बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट्स, कोलेस्टारामिन, कुछ एंटी डिप्रेशेंट्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट्स लाइक इमिट्रिप्टिलिन, ट्रिप्टोमर एक्सेट्रा, ये इनके यूज़ से भी इस पर कुछ कॉन्स्टिपेटिंग टेंडेंसी हो सकती है, मोटिलिटी कम हो सकती है और रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। कुछ कंडीशन स्पेसिफिक डिसीज इनके साथ में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्रॉन्स डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनका भी ट्रीटमेंट इसमें बेनिफिशियल हो सकता है। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी किए जा सकते हैं, जैसे लोकल इंजेक्टेबल बल्किंग एजेंट्स का इंजेक्शन, सोलेस्टा का इंजेक्शन लगा करके भी कई बार एनल रीजन की नैरोइंग कर दी जाती है। सिकुड़, ऐसा इंजेक्शन लगा के रास्ता सिकुड़ जाता है तो उससे एनल इनकॉन्टिनेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा सर्जिकल रिपेयर ऑपरेशन, कुछ स्फिंक्टर को रिपेयर ऑपरेशंस करते हैं, पेल्विक मसल्स के रिपेयर ऑपरेशन करते हैं, जिससे उसमें सुधार लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ पेल्विक एक्सरसाइज रहते हैं जिनको करने से इसमें पेल्विक मसल्स डेवलप हो जाती हैं और स्फिंक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। इसके चलते एनल स्फिंक्टर में कंट्रोल लाया जा सकता है। तो इसकी एक्सरसाइज कुछ लंबे समय तक करने से एक तरह से रिहैबिलिटेशन का काम हो जाता है और उससे उसमें काफ़ी सुधार आ जाता है। इन एक्सरसाइज के बारे में अभी एक पिक शेयर करते हैं जिसको देख करके आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी किस किस एक्सरसाइज से बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं।